अब जाकिर नायक हैं जी, बहुत फॉलोइंग है उनकी। आप उनके बारे में कहते हैं कि इनकी शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है। नहीं, मतलब अच्छी शक्ल है, उन्होंने खुद खराब की हुई है, मुझे इस पे इतराज है। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि दाढ़ी और मूछें रखें। ये जो मूछें उड़ाई हुई हैं मुसलमानों ने, ये सलफ़ी इस्लाम का इशारा है, ये जिहादी ताकतों का ताल्लुक़ है इससे, जो हिंदुस्तान में भी लोग समझे नहीं है। जिसकी मूछ नहीं है और दाढ़ी है, तब समझ लें कि यहाँ गड़बड़ है। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो फ्लैग है, दाढ़ी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप अभी कपड़ों पर कमेंट करते हैं। मैं बताऊंगा ना आपको कि अगर आप नाटसी झंडा सर पे पहनेंगे तो आपको लोग नाटसी कहेंगे ना। तो अगर आप इख्वानुल मुस्लिमीन का हिजाब, जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे यहाँ दुपट्टा है, मुसलमान क्या है, हिंदू सिख भी दुपट्टा पहनते हैं पंजाब में, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन जब से अरबों के पास तेल आया, हिंदुस्तान में जो पूरी आज़ादी की मूवमेंट में मुसलमान औरतें मेवत और इधर उधर से बाहर निकल के आ रही थी, और आप देखिए 1950s में क्या उनकी पार्टिसिपेशन थी, अब क्या होता जा रहा है। अब आए दिन तो इल्जाम लग जाता है। देखिए आप कौन होते हैं तय करने वाले, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कैसी दाढ़ी रखेगा? मैं बताता हूं आपको। जब कोई सुसाइड करने वाला है तो आप क्या कहेंगे, यू हैव अ चॉइस टू जंप और नॉट टू जंप। आपका एज अ सिटीजन इट इज योर ड्यूटी टू प्रिवेंट सुसाइड। नंबर 2, आपके मोहल्ले में लड़के को हेरोइन का इंजेक्शन लगाने का होता है, तो बोले भाई चॉइस है, हम क्या होते हैं कि हेरोइन ले ना ले। वो लड़खड़ाता अच्छा खासा एमबीबीएस पास करने वाला बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, क्यों? मोहल्ले वालों ने कहा इट इज ए चॉइस। तो कमाल है, आई हैव, ये मेरी कम्युनिटी है, मैं मुसलमान हूं, एक तरफ है अल्लाह का इस्लाम, एक तरफ है मुल्ला का इस्लाम। मेरा इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, ये बदनसीबों का मुल्ला का इस्लाम है। लेकिन कोई टोपी लगाए, कोई पजामा पहने, कोई कमीज पहने, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर उस खाकसारों की यूनिफॉर्म थी, आपको याद हो आरएसएस वालों की भी यूनिफॉर्म है, उस पर भी बड़ा एतराज लोग करते हैं कि चड्डी वाला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लाल टोपी वाले भी थे, ये फैशिज्म के सिंबल्स हैं। 1930s में मसलूनी और बाद में नाज़ी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिफॉर्म्स होती थी। जिस लिबास से सऊदी अरेबिया के हिंदू हेटिंग कम्युनिटी का निशाना हो कि गज़वा हिंद करके, गज़वा वियतनाम नहीं, उन्हें कहा कि यौम आखिरत यानी क़यामत उस वक्त आएगी जब पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान होगा, और दूसरी जगह रोम यानी यूरोप में कोई क्रिश्चियन नहीं बचेगा। ये इस्टेब्लिश्ड हमारे मौलवियों की वो लाइन है कि ये होना है। उस डॉक्ट्रिन के मानने वालों का जो लिबास है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मुझे मौलाना आज़ाद टाइप के कपड़े हज़ार आदमी पहने, मुझे क्या बादशाह खान नहीं थे। आप कपड़े आपके कहने से पहने? नहीं, मेरे नाम से नहीं पहने। जिसने फैशिस्ट लिबास पहना, एज एन एंटी फैशिस्ट आई विल एक्सपोज हिम। आप नाम पर भी क्या नाम रखें? क्या नाम रखें? सूरज रखें, चांद रखें। आप शम्स क्यों होते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम शम्सुद्दीन होते ना, तो फिर सूरज क्यों नहीं रख देते? शम्स और सूरज में फर्क है क्या? एक अरबी नाम और एक हिंदुस्तानी। उसने कहा हिंदुस्तानी नाम नहीं रखेंगे हम। मैं तो बच गया, मेरा नाम तारिक पता चला बाद में संस्कृत से, वरना मुझ पे भी इल्जाम लगता था। मेरे माँ बाप ने क्यों रखा तारिक बिन ज़ियाद? स्पेन की ऐसी तैसी। आपने अपने बच्चों के क्या नाम रखे? नताशा है और नाजिया है, कहीं अरबी से टच भी नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं साहब, हम पे ये कभी इल्जाम ने लगाए कि किसी अरब के जूते चाटने के लिए हम बैठे हैं। हमने देखें, अरब कह सकता है कि जहालत का दौर था, हमारे यहां तो गुप्ता डायनेस्टी 6th सेंचुरी में खत्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन, दूसरे आगे चढ़ गए थे। अशोका को में जहालत का जमाना कहेंगे अशोका को? ये कौन बेवकूफ है? चंद्रगुप्ता मौर्य को कह रहे कि गांव जहालत थी, और फिर आगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक और जनाब बाबर घोड़े पे चढ़ के हमें सिविलाइज करने। कौन होते हैं ये? किसने इजाजत दी इनको यहाँ आने की? कौन है महमूद गजनवी? क्यों नहीं खड़े होकर हिंदुस्तान के मुसलमान कहते नहीं लो यहाँ से? वो कहते गजनी, महमूद गजनी मेरा हीरो। कहां से हीरो है? आपके घर में मैं चोरी कर लेता हूं, आप कहे अरे तारिक पता आए थे लूट के ले गए सब, माशाल्लाह, क्या बात। लेकिन नाम बदलने का बहुत, आपको तो सड़कों के नाम औरंगजेब रोड मैंने सुना, आपने कहा कि हाँ मैंने बदलवाया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इस मनहूस आदमी का जिसका नाम औरंगजेब था, जिसने अपने बाप को मारा, भाई को मारा, बेटे को मारा, बहन को उठा के रेड फोर्ट से, जहां मोदी साहब ने तकरीर की, बहन को गर्दन से उठा के फेंक दिया कि तुम्हारा इश्क एक नॉन रॉयल्टी से हुआ कैसे?
जिन लोगों को कत्ल की सजा होनी चाहिए थी, फांसी पर टंगना चाहिए था इस्लामिक शरिया लॉ के तहत, उसको आपने कह दिया रजी औरंगजेब, अरे साहब चड्डियां सीता था उससे 2-2 रुपए आता था। इतना झूठ। हमने तो कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास 2 ऑप्शन है, औरंगजेब का इस्लाम या दारा शिकोह का इस्लाम। किसने आके पट्टी पढ़ाई कि दारा शिकोह जैसा शरीफ आदमी, सूफी आदमी, जिसने उपनिषद और कैसे कैसे हिंदुइज्म के वर्क्स को पर्शियन में फिर वहां से फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, उसकी गर्दन उड़ा दी एक आदमी ने। कातिल की सजा क्या होती है सर आपके मुल्क में? वो ठीक है 70,000 नमाज जनाजा में भी आते हैं टेररिस्ट के लिए, वो और बात है, लेकिन सजाए मौत होती है ना। तो फिर कैसे बच गया औरंगजेब सजाए मौत के बगैर? कैसे रख दी सड़क उसकी? और कौन थे जो कह रहे थे कि औरंगजेब का नाम ना उठाओ? मेरे साहब के सामने बात तो करें। सत्यानाश हिंदुस्तान का किया इस शख्स ने। अपनी तमाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे में घेरे में रख दिया था, मकरान की नेवी ने, हमारे बलोचों ने। इसने आके उनको रिलीफ किया और उसके बाद 1710 में तो खैर मर गया या 1708 में मरा, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ। चलिए अब तो खुश है कि उसका नाम बदल के ठीक है, अब्दुल कलाम साहब अब्दुल कलाम भी ठीक है, वो भी हमारे टाइप के मुसलमान हैं, जिसमें कहते माई काइंड ऑफ मुस्लिम। ये तामिल वामिल ये सब सर ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, हम अरब नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे माँ बाप पढ़ पाते सब 5000 साल से, पता नहीं हिंदू वर्ड होता भी नहीं होगा, लेकिन जो भी धर्म था उससे चले आ रहे। हम तो मोहनजोदारो की औलाद हैं सर। हमें अब 5000 साल पहले हम शहर बना रहे और वो आगे पट्टी पढ़ा रहे कि नहीं साहब 7वीं सदी से पहले जहालत थी दुनिया में। अरे भैया नहीं थी, तुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या कुछ होता है? पहाड़ों के अंदर काट के मंदिर बना दिए हमने। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपको भारत का सिटीजन बना दिया जाए? बन जाए तो ठीक है, वरना मैं अदनान सामी से तो बेहतर गाता हूं। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाँ एक एक करके। मोस्टली मोमडन्स बॉयज हैं, वो लव जिहाद को बढ़ावा देके हिंदू गर्ल्स को फंसाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बेवकूफ, मेरी बात सुने, ये बेकार की बात है सर, ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हर शख्स की ये राइट है कि उसे किसी और से इश्क करने से रोका ना जाए। जब तक हिंदुस्तान इस चक्कर में रहेगा कि मेरी बेटिया को कौन उठा के ले गया, जब तक आप यू विल स्टे इन दैट वेल। लव जिहाद आपको चाहिए, क्या हो रहा है? तो इट इज हैपनिंग द अदर वे अराउंड। जहां पाकिस्तान से आए हुए लोग आपके प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियंस को दबा करके चली गई, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू एज एन इंडियन शुड नेवर ऑब्जेक्ट टू अ बॉय एंड अ गर्ल फॉलोइंग इन लव, ये याद रखिए। सर मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है। पाकिस्तानी अपने आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहे, इसलिए पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवा के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। मोदी जी और भारत के लोग पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे। आपका क्या विचार है? टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। आप अगर मतलब फिएट की फैक्ट्री में सिर्फ फिएट बन सकती, मर्सिडीज नहीं बन सकती। चाहता हूं कि अब पाकिस्तान में जनमत संग्रह करा के उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए। नहीं, क्या क्यों होगा भाई? भूटान को नहीं आप हिंदुस्तान में ला रहे, नेपाल को नहीं ला रहे, तो इनको आजाद मुल्क होंगे। सिंध होगा, सिंधु देश होगा, आपका पड़ोसी होगा, आप वहां बगैर वीजे के जाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन में घूमते हैं। अब नानी का मंदिर जो है बलूचिस्तान में, जहां हिंदू सिविलाइजेशन कई हिंदुस्तान के इलाकों से पुरानी है, लोग जाएंगे आएंगे। बादशाह खान के मुल्क में आप जाएंगे, पंजाब लाहौर में जाएंगे, आप जाके देखेंगे रंजीत सिंह का महल कहा था। ये जो खालिस्तान बोलने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये डिमांड करें कि लाहौर हो कैपिटल खालिस्तान का, तो मैं भी फिर खालिस्तानी हो जाऊंगा। धन्यवाद। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप तो जैसे आरएसएस के, किसी हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी हिंदू कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सच बोलने का मतलब है कि मैं हिंदू वो नेशनलिस्ट हूं, तो आई प्लीड गिल्टी। मैं तो सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। बस सब कुछ आपने कह दिया, भारत माता की जय कहना रह गया। भारत माता की जय। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम का सवाल आता है। लेकिन ये सब बातें आप जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उससे पहले भी कहते थे या अभी कहने लगे? अरे मैं तो शशि थरूर टाइप के पॉलिटिशियंस को, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि जो मोदी करते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं। भाई अगर ठीक काम कर रहा है तो मैं पागल हूं कि ना करूं सपोर्ट? ये क्या बात है?
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि ये पब्लिसिटी के लिए बेसिर पैर की बातें करते हैं। अब देखिए, ये सब लोग कहते हैं, हाँ कुछ भी आप कह देते हैं। अभी नाम बदलने की बात की, कपड़े बदलने की बात की। आप कहते हैं कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमान खुल के सांस ले सकते हैं। क्यों गलत कह रहा हूं क्या मैं? क्या सऊदी अरेबिया में? मुझे बताइए, कजाकिस्तान में ले सकते हैं? नहीं। तुर्की में आपने देख लिया? नहीं। ईरान के आयतुल्लाह को देख लिया? वो बोल ही नहीं सकते। सऊदी अरेबिया में, कतर में, इजिप्ट में, मोरक्को में, एक बेचारा इंडोनेशिया में से हमारा बचा हुआ, वहां भी भेज रहे हैं पैसे अपने मौलवियों को भेज भेज के तबलीगी जमात जारी तबाह करने। वरना इंडोनेशिया, वो भी देखिए, उसमें इंडो लगा हुआ है साथ। बताते हैं कि लाहौर हिंदू सिटी है। हाँ, ये आपको नहीं पता था? राम के बेटे लव, या प्रोनाउंसिएशन में नहीं, केश और लव, कुश और लव, तो ये लाहौर और कसूर हैं। ऐसा ही है कि मक्का में मुसलमान ना हो, ये मुमकिन हो सकता है कि लाहौर में हिंदू कोई नहीं है? अभी मरा जाए तो उसके देयर इज नो इंसिनरेटर या क्रिमेटरी टू बर्न हिम। पाकिस्तान के हिंदुओं को दफन करना पड़ रहा है। आप लोग सो रहे हैं बैठे, इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग। देखिए मोहल्ले में क्या हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादती। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। पाकिस्तान के ईसाई शहरों के ऊपर हमले हुए हैं। ईसाई लड़की ने, आसिया बीबी, कब से है जेल में? आज 7-8 साल हो गए ना। उसको जब गवर्नर गया बचाने के लिए, उसको शूट कर दिया उसके बॉडीगार्ड ने। अब किस किस चीज पे आप खामोश रहेंगे सर? यह आपके मोहल्ले में हो रहा है। आपके अपने घर के मोहल्ले में हो ना, आप सड़क पे निकल आए। लेकिन ये सब बातें आप जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उससे पहले भी कहते थे या अभी कहने लगे? अरे मैं तो यहां आया हूं जब आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। मैंने तो नहीं सपोर्ट किया मोदी साहब को इलेक्शन में। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मेरी रुझान जो है दैट इज लेफ्ट ऑफ सेंटर। मैं तो शशि थरूर टाइप के पॉलिटिशियंस को। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि जो मोदी करते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं। भाई अगर ठीक काम कर रहा है तो मैं पागल हूं कि ना करूं सपोर्ट? ये क्या बात है? देखिए, मोदी साहब पे जो इल्जामात हैं मुसलमानों के, वो झूठ साबित हो गए। वो अभी भी लगे हुए हैं। ओके, जब उन कानूनी तरीके से भी उन पे कोई इल्जाम नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं कि गुजरात में उस ट्रेजेडी के बाद राइट बंद हो गया मुसलमानों के अगेंस्ट, जो हर साल सीजन होता था, एक दोनों तरफ के दादागिरी निकलते थे, दंगा, जिन लोगों का काम ही दंगा फसाद था, वहां इकोनॉमी ठीक होती है तो दंगे फसाद ही चले जाते। अब ही इज ऑन द राइट पाथ। ही हैज टेकन द करेक्ट पोजीशन ऑन बांग्लादेश। आप देखिए कौन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके बांग्लादेश में, जो इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, लेकिन 90% ऑफ इंडियन डोंट लाइक बांग्लादेश। क्यों? कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि हाउ टू अकोमोडेट एक मुस्लिम कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म बिलीव करता है। 52 कंट्रीज में से एक है। बहादुर प्राइम मिनिस्टर, खटाखट मर्डरर्स को उसने टांग के रख दिया, जो किसी में दम नहीं है वो कर रही है। ही वेंट देयर टू कंसोलिडेट द टाइज दैट इंडिया हैज in liberating and giving Bangladesh the rightful place in history. He did the right thing. और कितने साल हो गए उनको सर? यहां तो कुछ प्राइम मिनिस्टर थे तो 15-15, 20-20 साल रहे, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया क्योंकि आपके बच्चे किसी को हिस्ट्री का नहीं पता। मैं आपके जेएनयू में गया हूं, पोस्ट ग्रेजुएट साउथ एशियन स्टडीज में स्टूडेंट को बलूचिस्तान का नहीं पता था। ये किस टाइप का ग्रेजुएट निकल रहा है? अब जेएनयू के स्टूडेंट्स को ये सरकार देशद्रोही कह दे, उन पर इल्जाम लगाते तो ये अच्छी बात है? नहीं, वो गलत बात है। वो कुनैया तो इन्हीं ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। ये तो जब आप पागल हो जाएं और गाय के बेसिस पे एक पूरी मूवमेंट चलाएंगे तो पागलपना हो जाएगा। बट ये मोदी साहब कर रहे हैं क्या? उनके भाई वो तो बड़ा खेल खेल रहे हैं। देखिए, एक तो टीम नहीं है, एक ये भी फैक्टर होता है एडजस्ट करने में। और माशाल्लाह आपकी ब्यूरोक्रेसी सर, क्या बात है। हर फाइल के ऊपर 5000 फाइलें, तो एक फाइल निकले पता नहीं 7 आदमी निकलते हैं फाइलों के साथ। आप कोई सरकारी काम करके, आपको पता है वीजा इंडिया का लेना कितना मुश्किल है? इसलिए नहीं पता क्योंकि इंडिया का सिटीजन वीजा लेता नहीं है। तो उनको क्या पड़ी है कि जो नॉन इंडियन है वो मर जाता है वीजा लेते लेते, रोने लग जाता है कि क्या आपको मुश्किल होती है वीजा लेने में? मेरा वीजा 15-20 दिन रुका रहा साहब। यहां तो लोग कहते हैं कि आपको रॉ पैसे देती है, वो आपका वीजा करवा देगी। मुझे आज एक टाटा वालों ने दिया है, वो रॉ का कोई नया आया है, वो परफ्यूम। मैं उसको पता नहीं कहाँ, ये जेब में था। मैंने कहा ये आइडेंटिटी कार्ड मैं कहूँगा मेरा रॉ। मैंने हाँ, वो मुंह पे कहते, मैं कहता हूँ हाँ, रोज आता है ट्रक
और रुपयों से भरा हुआ, उसमें दो भक्ति साथ आते हैं और बीवी से कहते हैं नरगिस बीवी पैसा आया, गैराज खोलो, वो खोलती हैं और वो लेके भर भर के अंदर डालते हैं। मजा कर रहे हैं, तुमको बड़ी पीड़ है, तुम भी रॉ ज्वाइन कर लो, तुम तो वैसे बिकाऊ माल है, पूरा मुल्क तुम्हारा भीख पे चलता है, चीन का पैसा, अमेरिका का पैसा, सऊदी अरेबिया का पैसा, कतर का पैसा, दुबई का पैसा। तो जो फकीर हैं वो दूसरे को तो ना कहें कि यार तू क्यों भीख मांग रहा। जनता चलो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं एक इंडियन हूं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि इंडिया में हर मुसलमान को सांस लेने की इजाजत है, और फिर आप सर इतना कुछ कहते हैं तो आप यहाँ की सिटीजनशिप क्यों नहीं मांगते? भाई देखिए, लड़की ने सवाल सही किया। मैं आपको You will not believe it that there is no law to apply for citizenship. वो बरमदार मुक्ति को इंडिया में असाइलम देने का कानून नहीं मिल रहा इंडिया को। भाई इसको कैसे लेके आए? ये भी हमारी एक, क्योंकि नॉन इंडियन को तो ये अफेक्ट नहीं करता ना, तो इंडियन सब खुश है, लेकिन जो यहां पनाह लेने आता है वो कहां जाए? वो काठमांडू में बैठा हुआ है, वहां पाकिस्तानियों ने इनको पॉइजन किया है इनके खानों में। People who are now getting Sindhi nationalists are getting medical treatment over here with mercury poisoning done in Kathmandu by ISI. तो आप जिस दिन मुझे रास्ता बता दें, आई विल अप्लाई। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा, वो पूछ रहे थे कि कैंसर कैसे हो, मैंने कहा सर मैं अदनान सामी से बेहतर गाता हूँ, मुझे बताइए, रास्ता बता दीजिए। आई वुड टेक इंडियन सिटीजनशिप। आप कहें मैं आके यहाँ सेटल डाउन भी हो जाऊंगा, मेरे पास 5-6 साल और बाकी हैं, फ्रंट फुट पे खेलेंगे, 9 नंबर का खिलाड़ी तो मारता है वैसे ही। आपको आईएसआई से डर नहीं लगता? अब क्या डरेंगे सर, 67 के हो गए, अब डरना क्या? मतलब 25 साल का आदमी हो तो बोले यार बड़े होके डॉक्टर बनना था, साले आईएसआई ने मार दिया, अब मैं क्या बनूं, बड़े होके मैं क्या बनूंगा? तो मारना है जिसको मार ले। हम भी पंजाबी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम असली पंजाबी हैं। आप सर अभी आपने बोला कि आप अदनान सामी से बेहतर गाते हो, सर प्लीज 2 लाइन सुना दीजिए। अरे यार सुना दूं? वाकई जरूर जरूर। ये मैंने अपनी बीवी के लिए गाया था, और ये 19 अर्ली 70s में। ये आप चला भी देंगे टीवी पे? जरूर। ओह माय गॉड। अच्छा गा दें, बाकी खड़े होके गाना। प्लीज गाइए। माइक वाइक दो यार, ताकि हमें ऐसे लगे अदनान सामी। अच्छा, और साथ में गाएंगे आप लोग? हाँ। तारिक साहब, हर तरह के इल्जाम हमने लगाए, और जैसा आपका स्वभाव है, अंदाज है आपका, आपने हर चीज का खुल के जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज मुनव्वर राना का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कंट्रोवर्शियल तारिक फतेह पर। हमने उनसे पूछा पाकिस्तान के लोग उनसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं, इतने नाराज क्यों रहते हैं। हमने उनसे पूछा उनके कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, और ये भी पूछा कि क्या उनको डर नहीं लगता वो ऐसी बातें करते हैं। तारिक फतेह ने जैसा उनका तरीका है हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने शायर मुनव्वर राना के फैसले का। एक बहुत मशहूर शेर है जफर गोरखपुरी का कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। ये अदालत है, जहांगीर का दरबार नहीं। बहुत अच्छी बहस करते हैं, कहानी को खूबसूरत मोड़ देते हैं, किरदारों के साथ इंसाफ भी करते हैं, लेकिन कहानी को इतने कड़वे कलम से लिखते हैं कि कागज़ का मुंह खराब हो जाता है। संजीदगी से अचानक हंसी की तरफ आ जाते हैं। आपकी अदालत से ज़्यादा आपको लाफ्टर शो में शरीक होना चाहिए। मैं अपने फैसले में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज तक जो भी हुआ उसको भुला देना है। आज से तय है कि दुश्मन को दुआ देना है। आ मेरे यार फिर एक बार गले से लग जा, फिर कभी देखेंगे क्या लेना है क्या देना है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि तारिक फतेह इसी बेबाकी से, इसी खुलेपन से अपनी बात कहते रहेंगे,
उनके मन में कभी किसी तरह का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी अदालत में हम उनको फिर से बुलाएंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।